फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ फिर से इतिहास की सेकंड क्लास। और इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्राचीन इतिहास। किस किस स्रोत से हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं, प्राचीन इतिहास को कैसे जान सकते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में, जिससे आपको जानकारी मिलेगी हमारे इतिहास को मतलब किस तरीके से हमने इम्प्रूवमेंट किया। स्टार्टिंग में मनुष्य जाति क्या थी और वो उसने किस किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चालू किया। और आज हम पढ़ेंगे कि हमने भारतीय इतिहास को किस किस स्रोत से जाना, क्या स्रोत थे जिनसे हमने भारत के इतिहास को जाना। जो हमारा प्राचीन इतिहास था वो किस प्रकार का था, इस बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देख लीजिए, भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा सेकंड हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत है, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। जो हमें खुदाई से मिली चीज़ें, उनसे हमने भारत के इतिहास को जाना। प्राचीन भारत के इतिहास को हमने कैसे जाना? खुदाई से हमें जो अवशेष मिले, जो चीज़ें मिली, उनसे हमने अंदाज़ा लगाया कि कहाँ पर क्या था, किस तरीके से प्राचीन इतिहास के प्राचीन भारतीय लोग कैसे रहते थे, किस तरीके का उनका जीवन था। सेकंड है साहित्यिक स्रोत, यानी कि हमें कुछ लिखी सामग्री मिली और हमने उससे इतिहास के बारे में जाना। थर्ड है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी लोग यहाँ आए और उन्होंने जो खोज की, जो जानकारी दी अपनी पुस्तकों में, उससे हमें जानकारी काफ़ी हद तक मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, इसमें क्या क्या आता है। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। जो सामग्री मिली, जो चीज़ें मिली, सामग्री मैंने अभी आपको बताया था, जो सामग्री मिली उनको ज़्यादा प्रामाणिक माना गया, जिसके अंतर्गत अभिलेख थे। अभिलेख क्या होते हैं? कोई चीज़ लिखी हुई, अभिलेख। सिक्के मिले, स्मारक मिले, भवन मिले, मूर्तियाँ, चित्रकला। इन चीज़ों से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला आदि से हमने पता लगाया भारतीय इतिहास के बारे में। आगे है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख को माना जाता है। जो लिखे गए थे किसी ताम्रपत्र पर या पत्थर पर, किसी पाषाण पर, उनसे हमने अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगाया और वो हमें खुदाई के दौरान चीज़ें मिली। ठीक है। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख किस पर हैं? पाषाण। ये पाषाण है, गलती से पाषाण हो गया। पाषाण यानी कि पत्थर, शिलाओं यानी कि शिल, ये भी पत्थर का ही एक रूप है। स्तंभ, अभी आप दिल्ली में जाओगे तो कुतुब मीनार के पास में एक लोहे का स्तंभ है, उस पर भी कुछ लिखा है जो कि पढ़ा नहीं गया, पर लिखा हुआ है। ठीक, कुछ पढ़ लिए गए और कुछ नहीं पढ़े गए। स्तंभों, ताम्रपत्र यानी कि तांबे की प्लेटें, दीवारों तथा प्रतिमा है, मूर्तियाँ पर उत्कीर्ण है। ठीक। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, आगे देखिए, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन, तो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिले थे वो मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से मिले। और ये लगभग कब के माने जाते हैं? 14 ईस्वी पूर्व
में मिले, 14 ईस्वी पूर्व के हैं। अब ये ईसी पूर्व क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, और ये ईसवी और ये ईसा पूर्व मानी जाएगी। यहाँ से समय बढ़ता जाएगा और यहाँ से घटता। ईसी पूर्व 1400 ईसी पूर्व, और अभी कितना चल रहा है 2022। हम 1400 और 2022 को अगर प्लस करेंगे 5422 साल पुराने ये अभिलेख हैं। समझ में आया? अगर आप क्वेश्चन आंसर, अगर ऑप्शन है कि कब मिले ये अभिलेख, तो आप लगाओगे 5422 में थे या 1400 ईस्वी पूर्व पुरानी बात है। बात एक ही मानी जाएगी, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो आप लगाओगे या तो इसे या इसे, अगर ऑप्शन में इस तरीके से है, यानी कि कितने साल पुरानी बात है तो लगाओगे 5422 साल पुरानी बात है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी ईस्वी पूर्व पहले की बात है तो आप लगाओगे 1400 ईस्वी पूर्व पहले की बात। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अभिलेख में क्या था? मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से जो अभिलेख मिला उसमें था क्या? इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम लिखे मिले। ये 4 देवताओं के नाम मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से मिले और ये अभिलेख पर थे। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके माने जाते हैं, तो वो हैं अशोक के, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं, यानी कि 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। अभी तो 1400 ईस्वी पूर्व की बात हो रही थी और अब हो गई है 300 ईस्वी पूर्व के, यानी कि हम लगाएंगे 2022 में हम 300 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 3 2 2322 साल पुरानी ये बात है। ईसा पूर्व के लगभग इतने साल पुराने ये अभिलेख है, किसके? अशोक के। तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के माने जाते हैं। आगे देखिए, मास्की गुर्जरा निट्टूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम ये जगह हैं जहाँ से अशोक का, इन अभिलेखों में सीधा सीधा अशोक का नाम लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अशोक के नाम का स्पष्ट विवरण किस में मिलता है, कहाँ के अभिलेखों में मिलता है। तो ऑप्शन आपका मास्की, गुर्जर, निट्टूर, उदयगोलम में से कुछ भी हो सकता है, तो आप लगाइएगा। उल्लेख है, इन अभिलेखों से अशोक के धर्म और राष्ट्र के आदर्श पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि अशोक ने धर्म और राष्ट्र के लिए क्या किया इस बारे में बताया गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी लिपि में थे। ये केवल उत्तरी पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। ज़्यादातर अभिलेख मिले ब्राह्मी लिपि में, और उत्तरी पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। खरोष्टी लिपि फारसी लिपि की तरह दाई से बाई ओर लिखी जाती है, यानी कि ऐसे ऐसे लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। लंगमान और सरेकुना से प्राप्त अशोक के अभिलेख यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में हैं। यूनानी और अरमाइक लिपियों में जो उसके अभिलेख मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लंगमान और सरेकुना से। आगे देखिए, इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्य थे ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में। इन 4 लिपियों में अशोक के अभिलेख थे। प्रारंभिक अभिलेख गुप्त काल से पहले प्राकृत भाषा में थे। सबसे पहले अभिलेख जो थे वो गुप्त काल से पहले किस में थे? प्राकृत भाषा में थे। किंतु गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस में थे? संस्कृत में। अगर आपसे पूछा जाए
गुप्त काल से पहले प्राकृत भाषा में अभिलेख थे और गुप्त काल तथा गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किसमें थे? संस्कृत में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्त गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में थे, तो आप लगाओगे संस्कृत में। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य शासन के किस में थे, तो ये अशोक मौर्य शासन के थे, तो आप लगाओगे प्राकृत भाषा में। आगे देखिए, कुछ गैर सरकारी अभिलेख थे जैसे यवन राजपूत हेलियोडोरस का वेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुछ गैर सरकारी अभिलेख कौन से थे, ये राजपूत हेलियोडोरस का वेसनगर विदिशा से प्राप्त हुआ गरुड़ स्तंभ लेख था, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। इस अभिलेख से पता चला है कि भारत में जो भागवत धर्म था वो किस तरीके से सीमित हो गया था, किस तरीके से मतलब रुक गया था। तो आगे चलिए, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त ब्रह्म प्रतिमा पर हुन राज तोरमान के लेखों का विवरण मिलता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कौन सा अभिलेख मिला है? एरन। और उस एरन अभिलेख से क्या मिला? वराह प्रतिमा पर हुनराज तोरमान का लेख मिला है। वराह की प्रतिमा है और उस पर हुनराज था तोरमान, उसके लेखों का विवरण मिला है मध्य प्रदेश के एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अभिलेख कहाँ से मिले हैं? मैसूर में मिले हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ से मिले हैं? मैसूर में। आगे देखिए, पार्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी के घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो पार्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से क्या पता चलता है कि ईरानी सम्राट थे जिनका नाम था दारा, ने सिंधु नदी के घाटी पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अगर क्वेश्चन आए कि किससे प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख चालू करवाए, बनवाए, लिखवाए, तो ये दारा थे। और ये दारा कौन थे? पार्सिपोलिस और बेहिस्तन जो ईरानी सम्राट थे, और इनके जो अभिलेख मिले पार्सिपोलिस और बेहिस्तन में मिले हैं। ठीक है, और ये सिंधु नदी घाटी पर थे। आगे देखिए, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अभी ये लिखावट पढ़ी नहीं जा रही थी किसी से, लेकिन इस पर भी एक अच्छा काम हो गया जो 1837 ईस्वी में हुआ, जिनको जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। और ये पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसप के द्वारा। और ये लिखे किस भाषा में गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। आगे देखिए, सिक्के। सिक्कों से भी हमें अपने भारत के इतिहास को जानने का एक मतलब ये भी एक स्रोत है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के किस किस के बने थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा के धातु के बने होते थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा के आरंभिक 3 सदियों के हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं। यानी कि सिक्कों के जो सांचे बने हुए थे वो किस काल के थे? कुषाण काल के। और पकी मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा के आरंभिक 3 सदियों में थे। ठीक, और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। पुराने सिक्के किसके बने थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने थे। अब देखिए, आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मिलते थे केवल। जो स्टार्टिंग के जो सिक्के थे उन पर क्या था? केवल चिन्ह बना था। किंतु बाद के सिक्कों पर राजा और देवताओं के नाम, तिथि सब लिखे जाने लगे। अब आगे देखिए आप, सबसे स्टार्टिंग के सिक्के देखिए। सबसे स्टार्टिंग के सिक्के थे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जिनको सबसे प्राचीनतम सिक्के माना जाता है। क्वेश्चन आए कि आहत सिक्के कैसे सिक्के थे, तो ये थे प्राचीनतम सिक्के। और प्राचीनतम सिक्के कौन कौन से थे? आहत या पंचमार्क सिक्के, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। सबसे पहले पुराने सिक्के कौन से थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे। आहत सिक्के जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के माने जाते हैं, ये ईसा पूर्व 5वीं सदी के आहत सिक्के माने जाते हैं। इनको छापा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इन पर क्या है? केवल और केवल छापा मार दिया जाता था। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां या हॉर्ड्स जहाँ पर सिक्के बनते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं।
कहाँ पर मिली हैं आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां? पूर्वी उत्तर प्रदेश या कहाँ से मिली हैं? मगध में मिली हैं। आरंभिक सिक्के किसके बने होते थे? आरंभिक सिक्के किसके बने होते थे? तो सही जवाब है चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। सिक्के तो तांबे के भी थे, लेकिन थे इनकी मात्रा कम, और ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर क्या होता था? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। आहत सिक्कों पर बने निशान इस प्रकार थे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये इनको ठप्पा मार के बनाया गया है, तभी देखो कुछ उभरी, इनमें जो ठप्पा मारा गया तो उसने अपनी जगह ऐसे बनाई हुई है, बाकी सब उकेरे गए थे बाद में। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक सिक्के कब मिले थे, किस काल के हैं, तो मौर्योत्तर काल में मिले, जो विशेषतः किसके बने थे? शीशे, चांदी, तांबा और सोने के थे। शीशे, चांदी, तांबा और सोने के। सातवाहनों ने किसके सिक्के चलाए? शीशे के। और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो किसने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के चलाए, तो आप लगाओगे सातवाहनों ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप लगाओगे गुप्त शासकों ने जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। उन पर लेख लिखा गया था, राइटिंग की गई थी। और अभी ये कैसे है? पंचमार्क, यानी कि इस पर ठप्पा लगाया गया। अभी सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? सोने के सिक्के जिन पर लिखा गया था हिंद यूनानी शासकों ने चलाए। आगे देखिए, अब देखिए मूर्तियाँ। मूर्ति भी हमारा इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कब से चालू हुआ? कुषाण काल से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन आए कि मूर्तियां निर्माण करने का काल कौन सा था? तो कुषाण काल। या मूर्तियां कब से बनानी स्टार्ट हुई? तो कुषाण काल से स्टार्ट हुई। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा। जो लोग थे उनके जो धार्मिक भावनाओं को उन पे मूर्तियों में दिखाया गया था। अब चलिए आगे देखते हैं। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है। जो कुषाण काल में बनी मूर्तियां थी उन पर गांधार कला पर विदेशी लोगों का प्रभाव माना जाता है, जबकि मथुरा कला हमारे यहाँ की यानी कि स्वदेशी मानी जाती है। गांधार कला में किसका मिश्रण है? विदेशी का। और मथुरा कला में किसका है? स्वदेशी का, यानी कि अपने ही देश का। और ये सब किसकी थी? कुषाण काल में बनी थी। बरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। भरूच, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में क्या? जनसाधारण, ना तो वो विदेशी है ना वो स्वदेशी है, वो केवल साधारण जीवन की सजीव झांकी को दिखाती है। अब देखिए स्मारक और भवन। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। हम महलों से बता सकते हैं इस पर किस प्रकार की चित्रकारी है, मंदिरों पर किस प्रकार की चित्रकारी की गई है। तो उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के बने थे? नागर शैली के। दक्षिण के मंदिर कैसे बने थे? द्रविड़ शैली के। तथा दक्षिण पथ को जो जाता था रास्ता, उसके मंदिर कैसे थे? वेशर शैली के। क्वेश्चन आएगा उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के थे? तो नागर शैली के थे। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली के? द्रविड़ शैली। आराम से पता चल जाएगा, दैश दक्षिण दैश द्रविड़। और दक्षिण पथ के जो मंदिर थे वो वेशर शैली के थे, यानी कि वो पथ के मंदिर थे, वेशर अलग, नागर द्रविड़ कुछ नहीं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के थे। इससे आपको आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए चित्रकला से क्या पता चलता है? उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है, यानी कि चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है कि उस समय के जीवन कैसा था, उसके बारे में हमें चित्रकला से पता चल जाती है। तो अजंता के चित्रों से हमें मानव की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। जो अजंता
अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें आप देखोगे कि मानव की जो भावनाएं हैं उनकी सुंदर अभिव्यक्ति उनमें दर्शाई गई है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। अजंता की चित्रकला में माता, शिशु और मरणासन राजकुमारी, ये चित्र फेमस है चित्रकला में, जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। देखिए अवशेषों से प्राप्त मोहरें मिली। मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। अब मोहरें क्या हैं? पहले चलती थी मोहरें पैसों की जगह, सिक्कों की जगह, ठीक है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सहायता मिलती है। सबसे देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहरों से अनेक धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है, ठीक है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की पकी मिट्टी की मोहरें होंगे, वरना मिट्टी की मोहरें तो ऐसे ही टूट जाएंगी, ठीक है, तो वो पक्की की होंगी। तो प्राप्त मोहरों से धार्मिक अवस्थाओं का पता चलता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है, यानी कि व्यापार करते वक्त वो मोहरों का आदान प्रदान होता होगा, मोहरें दी जाती होगी, सामान लिया जाता होगा, ठीक है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। सबसे पहले देखिए धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथ की चर्चा की जा सकती है, ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आता है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, कथा, स्मृति ग्रंथ आदि। तो ब्राह्मण ग्रंथों में अभी हमने पढ़ा था लौकिक साहित्य, पुरातात्विक साहित्य, अब पढ़ रहे हैं हम साहित्यिक स्रोत। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या आता है? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, कथा, स्मृति ग्रंथ आदि, ये हो गए धार्मिक साहित्य। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणेतर का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथों से जो बाद का समय, यानी कि थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण का भी चल रहा है और थोड़ा थोड़ा बुद्ध और जैन भी चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतर रहा है ब्राह्मणेतर, ठीक। अभी आपको गुप्तोत्तर जो मिलेगा ना, वो गुप्त काल से जो बाद का समय होगा, ठीक है, तो वो गुप्तोत्तर काल, यानी कि आने वाला कोई और काल है, और गुप्त काल भी अपनी एक उसकी भी थोड़ी थोड़ी सी छवि है, तो उसको गुप्तोत्तर काल कहा गया है, ठीक है। अभी ब्राह्मणेतर ग्रंथों में क्या आता है? बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान तथा साहित्य का वर्णन किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए ब्राह्मण साहित्य में वेद। वेद क्या थे? ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। किसके जीवन के? प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, आर्यों के बारे में बताया गया है। वेदों की संख्या है 4, ये आपको सभी को मालूम होगी। तो ये वेद सबसे पुराना ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया है, फिर आया यजुर्वेद, सामवेद और सबसे बाद का है अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद देखिए, इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है, ठीक है। ऋग का अर्थ है छंद और चरणों से युक्त मंत्र। ऋग का क्या अर्थ है? छंद और चरणों से युक्त कोई मंत्र, यानी कि इसमें छंद भी है और चरण, ये दोनों शामिल है, ऋग का अर्थ है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है, इसमें ऋचाओं की मात्रा है और वही ऋग्वेद कहलाता है। आगे चलिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर ही गाया जाता था, सुनाया जाता था, और इसमें देवताओं की स्तुति होती थी। होत्र ऋषियों द्वारा इन्हें उच्चारित किया जाता था। जो ऋषि इसको उच्चारित करते थे उनको कहा जाता था होत्र। ऋग्वेद में
एक और 10वां मंडल जो सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के मंडल कितने हैं? 10, और इसमें पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी, या सांख्यायन भी कह सकते हैं। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। और यजुर्वेद देखिए। अब यजु का क्या अर्थ है? यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजु का अर्थ है यज्ञ, और इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को क्या कहते हैं? अर्ध्व्यूर। अर्ध्व्यूर क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण कौन करता है? अर्ध्व्यूर। और अभी मैंने पढ़ाया था आपको, होत्र ऋषियों द्वारा कौन करते हैं? होत्र ऋषि किसका उच्चारण करते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों का। आगे देखें, यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। और यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड प्रधान है, जो 5 शाखाओं में विभक्त है। इसमें कर्मकांड प्रधान है। पहला है काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्रेयी और वाजस्नेयी। ये किसकी शाखाएं हैं? इनमें से कुछ भी आ जाए तो ये हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ये तीनों प्रमुख उपनिषद हैं। एक कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। यजुर्वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यजुर्वेद किस भाषा में लिखा गया? गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। एक यही लिखा गया है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आगे देखिए सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि गाना गाना। सामवेद में योगों के अवसर पर गाने गाए जाते थे, उन मंत्रों का संग्रह है। ये गाए जाते थे मंत्र, ना कि सुनाए जाते थे, मतलब बोले नहीं जाते थे, इनको गा के ही इनका उच्चारण किया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जा सकता है? किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को मुख्य रूप से सूर्य की स्तुति के मंत्र इसमें शामिल है। किसकी स्तुति की जाती है? सूर्य की। सामवेद को मंत्रों के गाने वालों को क्या कहा जाता है? उद्गाता। अभी बात हो रही थी, होत्र कहा जाता है जो ऋग्वेद के मंत्रों को गाता है, अर्ध्व्यू कहा जाता है जो कि यजुर्वेद को गाता है, और सामवेद उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद देखिए, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद, और मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। अब लास्ट का है अथर्ववेद। इसकी रचना हुई थी सबसे बाद में। अथर्ववेद की रचना कब हुई थी? सबसे बाद में। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र किस में है? अथर्ववेद में। इसमें आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय मिलता है। आर्य और अनार्य विचारधाराओं का समन्वय किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इस अथर्ववेद का विशेष महत्व है। उत्तर वैदिक काल में क्या है? अथर्ववेद को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है। इसमें ब्राह्मण, ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का। इसके मुख्य उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडोक्य उपनिषद। आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेद का तो है ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का है ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस में की गई? सरल गद्य में की गई। और ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। यज्ञ के विषयों का जो प्रतिपादन करता है, और या जिनका विषयों का प्रतिपादन करने वाले जो ग्रंथ होते हैं उनको वो ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
वो मैंने बताया था आपको, ऋग्वेद का अलग है, यजुर्वेद का अलग है, सामवेद का अलग है, तो प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए। ऐत्रेय ब्राह्मण में आगे है सतपथ ब्राह्मण में गांधार, सतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकई, गुरु, पांचाल, कौशल, विंध्य आदि राजाओं के नामों का उल्लेख है। किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगर प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में हम वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सबसे बड़ा ऋग्वेद और उसके बाद सतपथ ब्राह्मण को माना गया है। आरण्यक देखिए, आरण्यक क्या है? यह एक ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग क्या है? आरण्यक, जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें कोरे यज्ञवाद के स्थान पर चिंतनशील ज्ञान के पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है और जंगल में पढ़े जाने के कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का अर्थ ही जंगल है, यानी कि जब भी आरण्यक का नाम आए तो इसको क्या कहा जाएगा? जंगल में पढ़े जाने के कारण इसको आरण्यक कहा जाता है। उपलब्ध और अनेक कुल 7 हैं क्या? आरण्यक। इसमें देखिए ऐत्रेय, शांखायन, तैत्रेय, मित्रायणी, मध्यांदेन, बृहदारण्यक, तलवकार और छांदोग्य, ये सभी क्या हैं? ये आरण्यक हैं जो अभी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट देखिए उपनिषद। उप का अर्थ है समीप और निषाद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए उसे क्या कहेंगे? उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यकों के पूरक और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। उपनिषद क्या है? आरण्यकों के, जो आरण्यक हैं जिन्होंने जंगल में जाकर शिक्षा ग्रहण की, भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। किसको? उपनिषद। उपनिषद क्या है? ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं। किस काल की रचना है उपनिषद? उत्तर वैदिक काल की। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे क्या मिलता है उपनिषद से? इससे हमें आर्यों के जो प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान मिलता है, जिसे प्राविद्या या आध्यात्मिक विद्या भी कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषद से ही हमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 108 मानी गई है। किंतु प्रमाणिक उपनिषद कौन सा है? कितने माने गए हैं? 12, जिनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है। वैसे तो है 108, लेकिन प्रमाणिक जो हैं, जिनको माना गया है, वो 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं केन, कट, प्रशांत, मुंडक, मुंडक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। केन, कट, प्रशांत, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। अब देखिए वेदांग, इनकी संख्या कितनी है? 6। और ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और ये किस भाषा में? गद्य में सूत्र के रूप में लिखे गए हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा। वैदिक शब्दों के उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ, यानी कि शब्द होंगे तभी शिक्षा होगी। तो वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण जो उच्चारण के द्वारा किया जाएगा उसको शिक्षा नाम दिया गया। फिर है कल्प। यह ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिसमें विधि और नियमों का उल्लेख है। कल्प में क्या है? विधि और नियमों का उल्लेख। व्याकरण, इसमें नाम है, धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नाम बताए गए हैं। व्याकरण, जहाँ पे समास, उपसर्ग, प्रत्यय लगे हो तो वो व्याकरण आपको समझ में ही आ रहा होगा। निरुक्त शब्दों का अर्थ क्या होता है? इसे बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। निरुक्त शब्दों का अर्थ क्या होता है? यह बताने वाले शास्त्र को कहते हैं निरुक्त। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान भी माना जाता है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्टुप, जगति, वृत्ति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है कि ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से उसके विकास को करने में सक्षम है। अब देखिए सूत्र।
सूत्र में है कल्प सूत्र। वैदिक साहित्य को बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया जाता है क्या कहलाते हैं? विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहलाते हैं। सबसे पहले देखिए स्रोत सूत्र, इसमें क्या है? यज्ञ संबंधी नियम है। फिर है गृह सूत्र, लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। फिर है धर्म सूत्र, धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ कौन से हैं? चलो मैं दिखाती हूँ। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये सभी क्या है? स्मृति हैं, 6 प्रकार की हैं। अब देखिए आगे, मनुस्मृति के भाष्यकार या टीकाकार भी कह सकते हैं कौन थे? मेघातिथि, गोविंदराज, भारूजी और कुल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य के स्मृति के टीकाकार कौन है? विश्वरूप, ज्ञानेश्वर, मिताक्षरा और प्रार्थ। प्रमुख उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और सिल्क वेद। सबसे प्राचीन मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे प्राचीन कौन सी स्मृति मानी जाती है? मनुस्मृति। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? याज्ञवल्क्य स्मृति। और व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जो व्याकरण में लिखी गई है, जो 400 ईस्वी पूर्व के लगभग लिखा गया था। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किसमें मिलता है? सूत्र साहित्य में मिलता है। अब देखिए आगे, यास्क ने निरुक्त की रचना की। यास्क कौन थे? उन्होंने निरुक्त की रचना की ईसी पूर्व 5वीं सदी में। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन है। सबसे पहले देखिए महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद किसका? बाद भारतीय साहित्य में रामायण महाभारत नाम के 2 महाकाव्यों का जिक्र है। वैदिक साहित्य के बाद क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य में क्या क्या शामिल है? रामायण और महाभारत। महाभारत महाकाव्य की रचना कब मानी जाती है? 400 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है, तथा इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन कब हुआ? 400 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। जो पहले तो इनको लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर 400 ईस्वी के आसपास तक ये लिखी गई। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी, जिसमें केवल 2800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोक बढ़कर कितने हो गए? 24,000 हो गए और महाभारत भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीन वैदिक जन्म भारत के वंशजों की कथा इसमें लिखी गई है। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे शस्त्र शास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। जब इसमें कितने हो गए? 1 लाख श्लोक, तो इसका नाम बन गया शस्त्र शास्त्री संहिता या महाभारत। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। उत्तर वैदिक काल की मानी जाती है कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों में बांटा गया है। महाभारत का उल्लेख आशुलायन ने गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किसमें? आशुलायन गृह सूत्र में मिलता है। यह गृह सूत्र है आशुलायन। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, सभी को मालूम है। इसमें मुख्यतः 6000 श्लोक थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 12,000 श्लोक हो गए। अंत में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, जिसकी रचना ईसी पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई थी। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हिंदू और यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। रामायण कैसा है? आदि काव्य। इसमें हिंदू, यवन और शकों के बीच जो संघर्ष हुआ है उसका विवरण मिलता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसिक, हुन आदि जातियों का उल्लेख मिला है। महाभारत में भी इन महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का परिचय मिलता है। किसमें? महाकाव्य से। महाकाव्य कौन कौन से थे? रामायण और महाभारत। चलो आगे देखिए, पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलेगा आपको। पुराण में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध अगर ज्ञान प्राप्त होगा तो हमें पुराणों से प्राप्त होगा। और पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष, और उनके पुत्र थे उक्षरवा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या है 18। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई। अमर कोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं: मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। ये सभी क्या है? पुराणों के नाम हैं। ये प्राचीन पुराण है। शेष भाग की रचनाएं मत्स्य, वायु, विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण को सबसे ज़्यादा माना जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्रमाणिक भी माना जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6ठी शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त होने का एकमात्र साधन क्या है? पुराण।
पुराणों से ही हमें पता चलता है महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो चुका था, ईसा के 6ठी शताब्दी तक जिसने राज्य किया था उनके विषय में अगर हमें जानकारी लेनी है तो वो हमें पुराणों से मिलेगी। मौर्य वंश के लिए किसको पढ़ेंगे हम? विष्णु पुराण को। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण को पढ़ेंगे। सातवाहनों के लिए आंध्र, सातवाहनों को क्या कहा जाता है? आंध्र भी कहा जाता है। शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण को, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण। और पुराण हमारे वर्तमान रूप से ईसा की 3री और 4थी शताब्दी गुप्त काल में लिखे गए। पुराण कब लिखे गए? ईसा की 3री और 4थी शताब्दी गुप्त काल में। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की जानकारी इतनी नहीं मिलती। प्रकाश पड़ता है पर खास जानकारी नहीं मिली ब्राह्मण साहित्य से। अब कुछ याद रखने बातें हैं जो कि मैं आपको फिर से रिपीट करा रही हूँ। संहिता में क्या है? 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखिए वेद में ये चारों वेद हैं। वेद त्रय किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जिसमें शामिल किया गया है वो वेद त्रय है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसे वेद त्रय कहा गया है। उपनिषद कितने हैं? 108। और प्रमाणिक कितने माने गए हैं? 12। वेदांग कितने? कुल 6, जो कि लिखे गए गद्य में और सूत्र रूप में लिखे गए हैं। आगे देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है? ये हैं सब वेदांग। व्याकरण ग्रंथ है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, पतंजलि कृत महाभाष्य जो कि टीका लिखी हुई है एक, ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण में लिखे गए हैं सभी। ठीक है, पतंजलि का महाभाष्य और पाणिनि का अष्टाध्यायी। कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र शामिल है। धर्म सूत्र से ही हमें स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। स्मृति कौन कौन सी है? सबसे पहले देखिए मनुस्मृति, ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी की मानी जाती है। याज्ञवल्क्य स्मृति 100 से 300 ईस्वी की मानी जाती है। नारद स्मृति 300 से 400 ईस्वी की। पाराशर स्मृति 300 से 500 ईस्वी की। कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी की। और बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी की। रामायण, महाकाव्य कौन कौन से? रामायण और महाभारत। पुराण कितने हैं? 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। ठीक। और ऋग्वेद में मुख्यतः क्या है? देवताओं की स्तुतियां हैं, ये मैंने अभी बताया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी आपने जो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। जो जहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं वहाँ पर बताती गई, और जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसे मैं थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैं कहती रही, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो आगे की क्लास, अगर आपको ये मेरी अभी की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।